नमस्कार दोस्तों, गुड एक्ट थिएटर क्लब की तरफ से हम लेकर आए हैं आपके लिए एक छोटी सी कहानी। इस कहानी को लिखा है प्रेमचंद जी ने और इसका शीर्षक है कफन। आइए सुनते हैं। झोपड़े के दरवाजे पर बाप और बेटा दोनों एक बुझे हुए अलाव के सामने खामोश बैठे हुए थे और अंदर बेटे की नौजवान बीवी बुधिया दर्द से पछाड़े खा रही थी और रह रह कर उसकी मुंह से ऐसी दिल दहला देने वाली आवाज़ निकलती थी कि दोनों कलेजा थाम लेते थे। जाड़ों की रात थी, फजा सन्नाटे में गर, सारा गांव तारीकी में जज्ब हो गया था। मालूम होता है बचेगी नहीं, सारा दिन तड़पते हो गया। जा देख तो आ। मरना ही है तो जल्दी मर क्यों नहीं जाती? देख कर क्या हूँ? तू बड़ा बेदर्द है बे। साल भर जिसके साथ जिंदगानी का सुख भोगा, उसी के साथ इतनी बेवफाई। तो मुझसे तो उसका तड़पना और हाथ पांव पटकना देखा नहीं जाता। चमारों का कुंबा था और सारे गांव में बदनाम। घिसू एक दिन काम करता तो 3 दिन आराम। माधव इतना कामचोर था कि घंटे भर काम करता तो घंटे भर चिल्लम पीता, इसलिए उसे कोई रखता ही ना था। घर में मुट्ठी भर अनाज भी मौजूद हो तो उनके लिए काम करने की कसम थी। जब 2-1 फाके हो जाते तो घिसू दरख्तों पर चढ़कर लकड़ी तोड़ लाता और माधव बाजार से बेच लाता, और जब तक वो पैसे रहते दोनों इधर उधर मारे मारे फिरते। जब फाके की नौबत आ जाती तो लकड़ी तोड़ते या कोई मजदूरी तलाश करते। गांव में काम की कमी ना थी। काश्तकारों का गांव था। मेहनती आदमी के लिए 50 काम थे, मगर उन दोनों को लोग उसी वक्त बुलाते जब 2 आदमियों से एक का काम पाकर भी कनात कर लेने के सिवा और कोई चारा न था। काश दोनों साधु होते तो उन्हें कनात और तवक्कुल के लिए ज़ब्त नफ्स की मुतलक ज़रूरत न होती। ये उनकी खल की सिफत थी। अजीब जिंदगी थी उनकी। घर में मिट्टी के 2-4 बर्तनों के सिवा कोई असासा नहीं। फटे चीथड़ों से अपनी उरियानी को ढाके हुए, दुनिया की फिक्रों से आज़ाद, कर्ज से लदे हुए, गालियां भी खाते, मार भी खाते, मगर कोई गम नहीं। मिस्कीन इतने कि वसूली की मुतलब उम्मीद न होने पर लोग उन्हें कुछ न कुछ कर्ज दे देते थे। मटर या आलू की फसल में खेतों से मटर या आलू तोड़ लाते और रात को भून भून कर खाते, या दिन में 10-5 ईख तोड़ लाते और रात को चूसते। घिसू ने इसी जाहिदाना अंदाज में 7 साल की उम्र काटी और माधव भी सपूत बेटे की तरह बाप के नक्शे कदम पर चल रहा था, बल्कि उसका नाम और भी रोशन कर रहा था। उस वक्त भी दोनों अलाव के सामने बैठे हुए आलू भून रहे थे जो किसी के खेत से खोद लाए थे। घीसू की बीवी का तो मुद्दत हुई इंतकाल हो गया था। माधव की शादी पिछले साल हुई थी। जब से ये औरत आई थी उसने इस खानदान में तमद्दुन की बुनियाद डाली थी। घास छील के पिसाई करके वो सेर भर आटे का इंतजाम कर लेती थी और इन दोनों बेगैरतों का दोजक भरती रहती थी। जब से वो आई ये दोनों और भी ज्यादा आराम तलब और आलसी हो गए थे, बल्कि कुछ अकड़ने भी लगे थे। कोई काम करने को बुलाता तो बेनियाजी की शान में 2 गुनी मजदूरी मांगते। वही औरत आज सुबह से दर्द ज़े में मर रही थी और ये दोनों शायद इसी इंतजार में थे कि वो मर जाएं तो आराम से सोएं। जा देख तो सही, क्या हालत है। उसकी चुड़ैल का फसाद होगा और क्या। यहाँ तो ओझा भी 1 रुपये मांगता है। कहाँ से आए? मुझे वहाँ डर लगता है। डर किस बात का है? मैं तो यही हूँ। तो तुम ही देख कर आ जाओ ना। मेरी औरत जब मरी थी तो मैं 3 दिन तक उसके पास से हिला नहीं, और फिर मुझसे लजाएगी कि नहीं। कभी उसका मुंह नहीं देखा और आज उसका उधड़ा हुआ बदन देखूं, उसे तन की भी सुध न होगी और फिर मुझे देख लेगी तो खुलकर हाथ पांव भी न पटक सकेगी।
सोचता हूँ कि कहीं बाल बच्चा हो गया तो क्या होगा। सोट गुड़ तेल कुछ भी तो नहीं है घर में। सब कुछ आ जाएगा। भगवान बच्चा दे दे तो जो लोग अभी एक पैसा नहीं दे रहे वही लोग बुला बुला कर देंगे। मेरे जब बच्चे हुए तो घर में कुछ नहीं था, मगर हर बार इसी तरह काम चल गया। जिस समाज में रात दिन मेहनत करने वालों की हालत उनके हालत से कुछ बहुत अच्छी ना थी, और किसानों के मुकाबले वो लोग जो किसानों की कमजोरियों का फायदा उठाना जानते थे उनसे कहीं ज्यादा फारिग गुलबाल थे, वहाँ इस किस्म की जहनियत का पैदा हो जाना कोई ताज्जुब की बात ना थी। हम तो कहेंगे घीसू किसानों के मुकाबले में ज्यादा बारीक बीन था। किसानों की तही दिमाग जमयियत में शामिल होने के बदले शातिरों की फितना पर्दाश जमात में शामिल हो गया था। हाँ, उसमें ये सलाहियत न थी कि शातिरों की आईनो आदाब की पाबंदी भी करता, इसलिए ये जहाँ उसकी जमात के और लोग गांव के सरगना और मुखिया बने हुए थे, उस पर सारा गांव अंगुश्त नुमाई कर रहा था। फिर भी उसे ये तस्कीन तो थी ही कि अगर वो खस्ताहाल है तो कम से कम उसे किसानों की सी जिगर तोड़ मेहनत तो नहीं करनी पड़ती, और उसकी सादगी और बेज़बानी का दूसरे बेजा फायदा तो नहीं उठाते। दोनों आलू निकाल निकाल कर जलते जलते खाने लगे। कल से कुछ भी नहीं खाया था। इतना सब्र ना था कि उन्हें ठंडा हो जाने दे। कई बार तो दोनों की जबानें जल गई। छील जाने पर आलू का बैरूनी हिस्सा तो ज्यादा गर्म ना मालूम होता था, लेकिन दांतों के तले पड़ते ही अंदर का हिस्सा जबान, हलक और तालू को जला देता था, और इस अंगार को मुंह में रखने से ज्यादा खैरियत इसी में थी कि वो अंदर पहुंच जाए, इसलिए दोनों जल जल निगल जाते थे। घीसू को उस वक्त ठाकुर की बारात याद आई जिसमें 20 साल पहले वो गया था, और उस दावत में उसी जो सहरी नसीब हुई वो उसकी ज़िंदगी में एक यादगार वाक़या थी, और आज भी उसकी याद ताज़ा थी। वो भोज नहीं भूलता। तब से फिर इस तरह का खाना और भरपेट नहीं मिला। लड़की वालों ने सबको पूड़ियाँ खिलाई थी, सबको, छोटे बड़े सब ने पूड़ियाँ खाई थी, वो भी असली घी की, और उसमें कई सारे चीज़ें बनवाई थी, जैसे रायता, दही, चटनी, 3 तरह के सूखे साग, एक रसेदार तरकारी, मिठाई। अब क्या बताऊं कि उस भोज में कितना स्वाद मिला। कोई कमी नहीं थी। जो चाहो वो मांगो, जितना चाहो उतना खाओ। लोगों ने ऐसा खाया कि उनसे पानी न पिया गया। मगर परोसने वाले हैं कि गर्म गोल गोल महकती हुई कचौरियाँ डाल देते हैं। मना करते हैं नहीं चाहिए, मगर फिर भी डाल देते हैं। जब सबने मुंह धो लिया तो एक एक बीड़ा पान का भी था, मगर मुझे पान खाने की कहाँ सुध थी। मुझसे तो खड़ा भी न हुआ जा रहा था। झटपट जाकर अपने कंबल पर लेट गया। ऐसा दरिया दिल था वो ठाकुर। हाँ, अब हमें कोई ऐसा भोज खिलाता। अब कोई क्या खिलाएगा। वो जमाना दूसरा था। अब तो सबको किफायत सूझती है। शादी ब्याह में खर्च मत करो, क्रियाक्रम में खर्च मत करो। पूछो गरीबों का माल बटोर बटोर कर कहाँ रखेंगे। बटोरने में कमी नहीं है, हाँ खर्च करने में किफायत सूझती है। तुमने 20 पूड़ियाँ खाई होंगी? 20 से ज़्यादा खाई थी। मैं 50 खा जाता। अरे 50 से कम तो मैंने भी न खाई होंगी। अच्छा पट्ठा था मैं, तू उसका आधा भी नहीं है। आलू खाकर दोनों ने पानी पिया, और वही अलाप के सामने अपनी धोतियाँ ओढ़कर पाँव पेट में डालकर सो रहे, जैसे 2 बड़े बड़े अजदहे कुंडलियाँ मारे पड़े हो, और बुधिया अभी तक खड़ा रही थी। सुबह को माधव ने कोठरी में जाकर देखा तो उसकी बीवी ठंडी हो गई थी। उसके मुंह पर मक्खियाँ बिनक रही थी,
पथराई हुई आंखें टंगी हुई थी, सारा जिस्म खाक में लटपट हो रहा था। उसके पेट में बच्चा मर गया था। माधव भागा हुआ घीसू के पास गया और फिर दोनों जोर जोर से रोने और हाय हाय करने लगे। पड़ोस वालों ने ये आवाज़ारी सुनी तो दौड़ते हुए आए और रस्म कदीम के मुताबिक गमज़दों की तशफ़ी करने लगे। पर ज़्यादा रोने धोने का मौका न था। कफन की और लकड़ी की फिक्र भी करनी थी। घर में तो पैसा इस तरह गायब था जैसे चील के घोंसले में मांस। दोनों बाप बेटे रोते हुए गांव के जमींदारों के पास गए। वो उन दोनों की सूरत से नफरत करते थे। कई बार तो उन्हें अपने हाथों पीट भी चुके थे, कभी चोरी की इल्लत में तो कभी वादे पर काम ना करने की इल्लत। क्या है बे घिसुआ, रोता क्यों है? अब तो तेरी सूरत भी नजर नहीं आती। अब मालूम होता है तुम इस गांव में रहना नहीं चाहते। सरकार, बड़ी विपदा में हूँ सरकार। आधी रात को माधव की घरवाली गुजर गई। पूरी रात उसके सिराने बैठे रहे, जो हो सका वो सब किया, मगर वो हमको दगा दे गई सरकार। घर उजड़ गया। अब कोई एक रोटी देने वाला नहीं बचा। आपका गुलाम हूँ। अब आप ही उसकी मिट्टी पार लगा सकते हैं सरकार। हमारे पास तो जो कुछ भी था वो सब दवा दारू में उठ गया। आप ही की दया होगी तो उसकी मिट्टी उठेगी, वरना क्या होगा? और किसके दौर पे जाऊं सरकार? जमींदार साहब रहमदिल आदमी थे, मगर घीसू पर रहम करना काले कंबल पर रंग चढ़ाना था। जी में तो आया कहते चल दूर हो यहां से, लाश को घर पर रखकर चढ़ा। यूं तो बुलाने पर भी नहीं आता, और आज जब गरज पड़ी आकर खुशामद कर रहा है। हरामखोर कहीं का बदमाश। मगर ये गुस्से या इंतकाम का मौका ना था। दोनों करन 2 रुपए निकालकर फेंक दिए, मगर तशफ़ी का एक कलमा भी मुंह से ना निकाला। उसकी तरफ ताका तक नहीं, गोया सर से बोझ उतारा हो। जब जमींदार साहब ने 2 रुपए दे दिए तो गांव के बने महाजनों को इनकार की जरूरत क्यों कर होती? घीसू जमींदार के नाम का डिंडोरा पीटना जानता था। किसी ने 2 आने दिए, किसी ने 4। 1 घंटे में घीसू के पास 5 रुपए की माकूल रकम जमा हो गई। किसी ने गल्ला दे दिया, किसी ने लकड़ी। और दोपहर को घीसू और माधव बाजार से कफन लाने चले और लोग बांस वास काटने लगे। गांव की रकीक उल कल्ब औरतें आकर लाश को देखती थी और उसकी बेबसी पर 2 बूंद आंसू गिराकर चली जाती थी। लकड़ी तो उसे जलाने भर की मिल गई। क्यों माधव? हाँ, लकड़ी तो बहुत है, अब बस कफन चाहिए। तो कोई हल्का सा कफन ले ले। हाँ और क्या, लाश उठते उठते रात हो जाएगी। रात को कफन कौन देखता है? कैसा बुरा रिवाज है। जीते जी जिसे तन ढांकने को एक चीथड़ा ना मिले, मरने के बाद उसे कफन चाहिए। और क्या रखा रहता है? यही 5 रुपए पहले मिलते तो कुछ दवा दारू करते। दोनों एक दूसरे के दिल का माजरा मानवी तौर पर समझ रहे थे। बाजार में इधर उधर घूमते रहे, यहाँ तक कि शाम हो गई। दोनों इत्तेफाक से यह आमदन एक शराब खाने के सामने आ पहुंचे और गोया किसी तयशुदा फैसले के मुताबिक अंदर गए। वहाँ जरा देर तक थोड़े तजुब्जुब की हालत में खड़े रहे और फिर घीसू ने एक शराब की बोतल ली और फिर दोनों बैठकर बरामदे में पीने लगे। कई पूजा पहम पीने के बाद दोनों सुरूर में आ गए। कफन लगाने से क्या मिलता? बहू के साथ कुछ जाता थोड़ी ना, सब वही जल जाता। दुनिया का दस्तूर है, यही लोग बामनों को हजारों रुपया क्यों देते हैं? कौन देखता है परलोक में मिलते हैं या नहीं? अरे बड़े आदमियों के पास धन है, फूके। हमारे पास फूकने को क्या है? लेकिन लोगों को क्या जवाब दोगे?
लोग पूछेंगे कि कफन कहाँ है। कह देंगे कि पैसे कमर से खिसक गए, बहुत ढूंढा नहीं मिले। बड़ी अच्छी थी बेचारी, मरी भी तो खूब खिला पिला कर। आधी बोतल से ज्यादा खत्म हो गई थी। घीसू ने 2 सेर पूरियां मंगवाई, घोष और सालन और चटपटे कलेजियां और तली हुई मछलियां। शराब खाने के सामने ही दुकान थी। माधव लपक कर 2 पतलों में सारी चीजें ले आया। पूरे 1.5 रुपए खर्च हो गए थे। अब थोड़े ही पैसे बचे थे। उस वक्त दोनों इस शान से बैठकर पूरियां दबा रहे थे जैसे जंगल में कोई शेर अपना शिकार उड़ा रहा हो। ना जवाबदेही की फिक्र, ना बदनामी का खौफ। ज़ौफ़ के इन मराहिल को उन्होंने पहले ही तय कर लिया था। हमारी आत्मा प्रसन्न हो रही है तो क्या उसे पुण्य न होगा? जरूर से जरूर होगा। भगवान तुम अंतर्यामी हो, उसे बैकुंठ ले जाना। हम दोनों हृदय से उसे दुआ दे रहे हैं। आज जो भोजन मिला वो उम्र भर कभी ना मिला था। क्यों दादा, हम लोग भी तो वहाँ एक ना एक दिन जाएंगे ही। जो वहाँ हम लोग से पूछेगी कि कफन क्यों ना दिया तो क्या कहेंगे? कहेंगे तुम्हारा सर। पूछेगी तो जरूर। तू कैसे जानता है कि उसे कफन नहीं मिलेगा? मुझे गधा समझता है क्या? मैं क्या 60 साल यहाँ घास खोदता रहा हूँ? उसे कफन मिलेगा और बहुत अच्छा मिलेगा जो हम देंगे। कौन देगा? रुपए तो तुमने चेक कर दिया। अरे मैं कहता हूँ तो तुम मानता क्यों नहीं? कौन देगा बताते क्यों नहीं? वही लोग देंगे जिन्होंने अब के दिया। हाँ, वो पैसे हमारे हाथ में आएंगे, लेकिन अगर किसी तरह आ भी जाए तो फिर हम बैठकर शराब पिएंगे और कफन तीसरी बार लेगा। जूं जूं अंधेरा बढ़ता था और सितारों की चमक तेज होती थी, मैं खाने की रौनक भी बढ़ती जाती थी। कोई गाता था, कोई बहकता था, कोई अपने रफीक के गले में लिपटा जाता था, कोई अपने दोस्त के मुंह से सागर लगाए दिया जाता था। क्या बताएं, वहाँ की हवा में सुरूर था, बिल्कुल नशा। कई तो चुल्लू में ही उल्लू हो जाते थे। वहाँ आते थे तो सिर्फ अपनी खुद फरामोशी का मज़ा लेने के लिए। शराब से ज़्यादा वहाँ की हवा से मसरूर रहते थे। जिस्म की बला यहाँ खींच लाती थी और कुछ देर के लिए तो वो भूल ही जाते थे कि वो जिंदा है या मुर्दा है या जिंदा दरगोर है। और ये दोनों बाप बेटे अभी भी मज़े ले लेके चुस्कियाँ ले रहे थे। सबकी निगाहें इन पर जमी हुई थी। कितने खुशनसीब थे दोनों। पूरी बोतल बीच में है। खाने से फारिग होकर माधव बची हुई पूड़ियों का पत्थर उठाकर एक भिखारी को दे दिया, जो उनकी तरफ गुरसना निगाहों से देख रहा था और देने के गुरूर और मसरत और वलवले का अपनी जिंदगी में पहली बार एहसास किया। ले जा, खूब खा और आशीर्वाद दे। जिसकी कमाई थी वो तो मर गई, लेकिन तेरा आशीर्वाद उस तक जरूर पहुंच जाएगा। रोए रोए से आशीर्वाद दे, बहुत गाड़ी कमाई के पैसे हैं। वो बैकुंठ में जाएगी दादा, बैकुंठ की रानी बनेगी। हाँ बेटा, बैकुंठ में न जाएगी तो क्या ये मोटे मोटे लोग जाएंगे जो गरीबों को दोनों हाथ से लूटते हैं और अपने पाप धुलने के लिए गंगा जाते हैं और मंदिरों में जल चढ़ाते हैं। मगर दादा, बेचारी ने जिंदगी में बहुत दुख झेला, मरी भी तो कितनी दुख झेल कर। अरे क्यों रोता है बेटा, रोता क्यों है? चुप हो जा, खुश हो। इतनी जल्दी मोह माया के बंधन छोड़ के चली गई, जंजाल से छूट गई। अरे बड़ी भागवान थी जो जल्दी परलोक सिधार गई। ठगनी क्यों नैना झमकावे ठगनी, हो ठगनी क्यों नैना झमकावे ठगनी। सारा मैखाना मैवे तमाशा था और ये दोनों मैकश मखमूर मैवियत के आलम में गाए जाते थे। फिर दोनों नाचने लगे, उछले भी, कूदे भी, गिरे भी।
मटके भी और भाव भी बताए और आखिर नशे से बदमस्त होकर वहीं गिर पड़े।